हेलो गाइस, आज अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट पीजी, नीट यूजी। ये 2019 का क्वेश्चन है नीट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। अब इसको समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा कौन कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो रप्चर कर जाता है। कौन से डे पे होता है ओव्यूलेशन? 14 डे पे। कौन से डे पे होता है? 14 डे पे ओव्यूलेट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 28 डे की होती है जिसके 14 डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ओव्यूलेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन जरूरी होते हैं। देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 14 डेज की। 28 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जिसकी 14 डे पे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। इसको ट्रिगर ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है? एलएच सर्ज की वजह से। एलएच सर्ज का मतलब क्या होता है? रैपिड इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ एलएच। प्लाज्मा का मतलब आप ब्लड से समझ सकते हो। प्लाज्मा ब्लड का एक पार्ट होता है। तो रैपिड इंक्रीज इन ब्लड लेवल ऑफ एलएच इज कॉल्ड एलएच सर्ज। अब एलएच सर्ज के कितने घंटे बाद क्या होता है ओव्यूलेशन? एलएच सर्ज के 24 से 36 घंटे बाद क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। यानी कि 36 घंटे का मतलब 3 दिन बाद होता है क्या? ओव्यूलेशन एलएच सर्ज के 2 से 3 दिन बाद। अब एलएच सर्ज होने के लिए क्या जरूरी है? एलएच सर्ज होने के लिए क्या जरूरी है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की 200 पिकोग्राम वैल्यू कितनी देर के लिए रहेगी? 48 आवर्स के लिए। जब ईस्ट्रोजन की वैल्यू रहेगी कितनी? 200 पिकोग्राम, तब होगा एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज के लिए क्या जरूरी है? ईस्ट्रोजन का लेवल कितना? 200 पिकोग्राम 48 आवर्स के लिए, तब होगा एलएच सर्ज। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन क्या है एलएच सर्ज के लिए? ईस्ट्रोजन। समझ में आ रहा है ना? तो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन क्या है एलएच सर्ज के लिए? ईस्ट्रोजन। और एलएच सर्ज की वजह से क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। तो मेन हार्मोन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि ईस्ट्रोजन ही एलएच सर्ज करवा रहा है। अब एक बार एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एलएच पीक के कितनी देर बाद ओव्यूलेशन होता है। ये तो है एलएच सर्ज की कितनी देर बाद हो रहा है। एलएच सर्ज का मतलब है रैपिड इंक्रीज इन एलएच लेवल इन ब्लड। रैपिड इंक्रीज इन एलएच लेवल इन ब्लड क्या है? एलएच सर्ज है। अब एलएच पीक क्या होता है? एलएच पीक होता है मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच इन प्लाज्मा। ये क्या है? एलएच पीक है। एलएच पीक और एलएच सर्ज अलग अलग चीज है। एलएच सर्ज का मतलब है रैपिड इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ एलएच, और एलएच पीक का मतलब है मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच इन ब्लड। तो एलएच पीक के कितनी देर बाद ओव्यूलेशन हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी देर बाद होता है एलएच पीक के? एलएच पीक के 10 से 12 घंटे आवर बाद। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं एलएच एलएच के ऊपर। एक तो एलएच सर्ज बन सकता है और एक एलएच पीक बन सकता है। एलएच पीक का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच इन प्लाज्मा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो उसके कितने घंटे बाद हो रहा है ओव्यूलेशन? 10 से 12 घंटे बाद। और एलएच सर्ज के कितने घंटे बाद हो रहा है? 24 से 36 घंटे बाद। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो एलएच सर्ज का और एलएच पीक का। और एलएच सर्ज और एलएच पीक के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वैल्यू कितनी देर के लिए? 200 पिकोग्राम 2 दिन के लिए रहेगी, तब होगा एलएच सर्ज। 48 आवर का मतलब हो गया दो दिन, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं। तो जब 2 दिन के लिए ईस्ट्रोजन की वैल्यू 200 पिकोग्राम रहेगी, तब होगा एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज के 24 से 36 घंटे बाद क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। तो सब कुछ कौन करा रहा है? ईस्ट्रोजन करा रहा है। समझ में आ रही है? और एलएच पीक के 10 से 12 घंटे बाद होता है ओव्यूलेशन। तो उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन।
अब ये रहा वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओव्यूम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। अब मैंने कौन सा हार्मोन बताया था, एलएच सर्ज। अब एलएच सर्ज कौन कराता था, ईस्ट्रोजन कराता था। तो इसका आंसर क्या जाएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। समझ में आ रही है, ईस्ट्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन, 200 पिकोग्राम 48 आवर के लिए। समझ में आ रहा है। और एलएच पीक के कितने घंटे बाद हो रहा है ओव्यूलेशन, 10 से 12 घंटे बाद। और एलएच सर्ज के कितनी देर बाद हो रहा है, 24 से 36 घंटे बाद ओव्यूलेशन। तो एलएच सर्ज किसकी वजह से हो रहा है, ये याद रखना आप। एलएच सर्ज हो रहा है ईस्ट्रोजन की वजह से। और मेंटेन कौन कर रहा है एलएच सर्ज को, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मेंटेन करते हैं, मेंटेन का मतलब है कि कितनी देर के लिए मेंटेन करना पड़ेगा एलएच सर्ज को, कि ओव्यूलेशन होगा 3 दिन के लिए। अब 3 दिन तक इसको मेंटेन कौन रखता है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों। तो ये 4-5 क्वेश्चन डिस्कस हो गए एक क्वेश्चन से। अब एक और क्वेश्चन है ये, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर। ये याद कर लेना, ये याद करनी होती है वैल्यू। इस क्वेश्चन में दी हुई है, कई बार क्वेश्चन में दी हुई नहीं रहती है वैल्यू, अपन को याद करनी है। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, और ये बेस पेयर होते हैं डीएनए पे। ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, 2 डीएनए। तो ये पूरा क्या हो गया, एक बेस पेयर हो गया। ये दूसरा बेस पेयर हो गया। अब अपना क्वेश्चन में क्या दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव बेस पेयर। कंजुगेटिव मतलब एक के बाद एक। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 0.34 नैनोमीटर। समझ में आ रही है, कितनी दी हुई है, 0.3 नैनोमीटर। और द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। देन द लेंथ ऑफ द डीएनए इज, सिंपल सा है। ये जितने भी बेस पेयर है उनके बीच की लेंथ अपन को दी हुई है, फिक्स है। ये लेंथ हमेशा फिक्स रहती है, लेंथ 0.34 0.34 ये फिक्स है। और टोटल बेस पेयर कितने, 6.6। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 2.24। तो ऑप्शन में कौन है क्लोज, 2.2। तो इसका आंसर होगा थर्ड। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें याद करना, एक तो 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या रहेगी, पूरे डीएनए पे कांस्टेंट रहेगी। ये इतना बड़ा डीएनए है, दो बेस, ये एक बेस पेयर है। बेस पेयर का मतलब क्या होता है, ये बेस पेयर इस स्ट्रैंड से कनेक्टेड है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक बेस पेयर हो गया। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये एक बेस पेयर हो गया। फिर ये दूसरा बेस पेयर है, इन दोनों के बीच, इन दोनों बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। फिर एक और बेस पेयर है, फिर वही डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी पूरे डीएनए पे। अब अपन इसकी लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं डीएनए की, जितने भी बेस पेयर है उनके बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन कंजुगेटिव बेस पेयर। तो ये कितनी है, 0.34। ये याद करनी है अपन को, ये डिस्टेंस। फिर आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ रहा है, 2.24। ये याद ही कर लो, डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, पागल बनाने के लिए दी हुई है इतनी वैल्यू। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। अब एक बात आप सोच सकते हो, 2.2 मीटर किसे कहते हैं। अब एक बात सोचो, एनसीईआरटी के अंदर डीएनए की लेंथ दी हुई है कितनी, 2.2 मीटर। बस आपने पढ़ लिया लेकिन दिमाग नहीं लगा। 2.2 मीटर कितना होता है, एक आदमी की पूरी पैंट सिल जाए 2 मीटर डीएनए, इतना बड़ा डीएनए होता है। और एक सेल जिसको अपन आंख से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर होती है न्यूक्लियस। जब अपन सेल को नहीं देख सकते तो न्यूक्लियस को कैसे देखेंगे। और 2.2 मीटर डीएनए किसके अंदर पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे पड़ा है, ना तो अपन न्यूक्लियस को देख सकते हैं, ना अपन
सेल को देख सकते हैं, फिर भी 2 मीटर डीएनए न्यूक्लियस में कैसे पड़ा है? कभी सोचा है क्या, दिमाग लगाया क्या कि इतना बड़ा डीएनए एक न्यूक्लियस में पड़ा है, जिस न्यूक्लियस को अपन बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते? तो इतना बड़ा डीएनए इस न्यूक्लियस में कैसे पड़ा हुआ होगा? ये पड़ा हुआ है डीएनए पैकेजिंग से। 2 मीटर डीएनए एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल में भी न्यूक्लियस के अंदर, जिस न्यूक्लियस को अपन देख भी नहीं सकते, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के लिए आता है न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप, उससे देखते हैं। उसके अंदर 2 मीटर डीएनए पड़ा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। अब उसको कैसे पैक किया होगा डीएनए को? डीएनए पैक होता है प्रोटीन के साथ, उस प्रोटीन को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। इसलिए डीएनए की पैकेजिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे पड़ा रहेगा जिसको अपन देख भी नहीं सकते। उसको रखने के लिए हमेशा डीएनए को पैक करके रखा जाता है। और पैकेजिंग कब खुलती है? जब उसका रेप्लिकेशन करना होता है। कौन सी स्टेज में? एस फेज ऑफ सेल साइकिल। रेप्लिकेट होकर डीएनए दूसरे रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, एक सेल के 2 पार्ट हो जाते हैं। दूसरे के अंदर रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक डीएनए की दूसरी फोटोकॉपी करनी। समझ में आ रही है ना? उस टाइम डीएनए खुलता है, बाकी सारे टाइम डीएनए पैक रहता है। अगर इतने बड़े डीएनए को खोल देंगे तो न्यूक्लियस में आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है? अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। एक और क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। करेक्ट देखने हैं, ये पढ़ना जरूरी है, कई बार इनकरेक्ट भी पूछ लेता है और लोग बात करेक्ट पर टिक लगा के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है हमेशा पूरा। अब करेक्ट कौन कौन से हैं? अब इंस्पिरेशन में एक चीज याद रखनी है, इंस्पिरेशन क्या होती है? एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? मतलब एनर्जी यूज हो रही है। एनर्जी मतलब एटीपी का यूज हो रहा है। एटीपी का यूज कहाँ पे हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एटीपी का यूज होता है। आप मैं एक थ्योरी बताऊंगा मसल कॉन्ट्रेक्शन की, उसमें क्या होता है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें एटीपी का यूज होता है। अब एटीपी का यूज हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, तो वो एक्टिव प्रोसेस है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रेक्शन होता है इंस्पिरेशन के टाइम में। अब किसका कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है इंस्पिरेशन के टाइम पे? डायफ्राग्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ये मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये प्रिंसिपल मसल्स है, मतलब ये मसल्स होनी जरूरी है, इनके बिना इंस्पिरेशन नहीं हो सकता। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी ना तो इंस्पिरेशन नहीं हो सकता। कई कई बार एक्सीडेंट में पेशेंट का क्या होता है, डायफ्राम पंक्चर हो जाता है, तो पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर डायफ्राम पंक्चर हो गया तो क्या होगा, पेशेंट 25% चांस है कि वो वहीं मर जाएगा ऑन द स्पॉट ही एक्सीडेंट के बाद। क्यों? क्योंकि डायफ्राम पंक्चर हो गया। डायफ्राम पंक्चर हो गया तो प्रिंसिपल मसल जो इंस्पिरेशन में काम में आ रही है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एयर की एंट्री होना एल्वोलाई में। जब इंस्पिरेशन की प्रिंसिपल मसल खत्म हो जाएगी तो एल्वोलाई के अंदर एयर नहीं जाएगी, और एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाएगी पेशेंट की, पेशेंट मर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा हाइपोक्सिया की वजह से। तो प्रिंसिपल मसल क्या है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और एक्सेसरी मसल क्या है, मतलब इनके अलावा ये नहीं भी होगी ना तो काम चल जाएगा। मान लो डायफ्राग्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल नहीं है तो काम नहीं चलेगा, लेकिन एक्सेसरी मसल नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। वो मसल कौन कौन सी है? एक तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, एक है पेक्टोरलिस मेजर। मेजर के अलावा माइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन सी? पेक्टोरलिस माइनर और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ये है एक्सेसरी मसल। प्रिंसिपल मसल्स ये है, इनके अलावा ये नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, ये नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि पेशेंट की क्या हो गई, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल खराब हो गई, तो उसके इंस्पिरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल सही है पेशेंट की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल मसल सही है ना, तो पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल कब काम में आती है? जब पेशेंट फोर्सफुल इंस्पिरेशन करता है,
मतलब पेशेंट जब ज्यादा जोर लगाता है ना इंस्पिरेशन के लिए, तब काम में आती है मसल, एक्सेसरी मसल, वरना प्रिंसिपल मसल सही है। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम सही है, अभी मैंने बताया। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये भी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, डिक्रीज कैसे होगी पल्मोनरी वॉल्यूम? इंस्पिरेशन का मतलब होता है फेफड़ों के अंदर एयर जाना। जब फेफड़ों में अंदर एयर जाएगी तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो उनकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। पहले फेफड़े पिचके हुए थे, एयर जाते क्या हो गए, फूल गए, तो क्या होगा, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब है लंग्स की वॉल्यूम, तो लंग्स की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, तो ये गलत हो गया सी। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर जब एयर जाएगी एल्वोलाई के अंदर या लंग्स में तो वो प्रेशर लगाएगी, तो लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एयर के अंदर जाने से, तो ये ठीक है। तो कौन कौन से ठीक है, ए और बी और डी। अब ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये होगा आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर और क्या क्वेश्चन बन सकता है, 99, ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था ना इंस्पिरेशन वाला, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है एक्सपिरेशन पे। एक्सपिरेशन का मतलब है एल्वोलाई से एयर बाहर फेंकना, लंग से एयर को बाहर निकालना, एक्सपायरेशन होता है। तो एक्सपायरेशन के अंदर कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक्सपायरेशन में कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और आप बता दो कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट नहीं पता। एक्सपायरेशन के अंदर नॉट एनी मसल कॉन्ट्रैक्ट, किसी मसल की कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब क्या है, एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। तो एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्यों एक्सपायरेशन, क्योंकि एक्सपायरेशन में कोई मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है, एक्सपायरेशन अपने आप हो जाती है। जब ये मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल डायफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब तो होता है इंस्पिरेशन, और जब ये रिलैक्स करेंगे फिर क्या होगा, एक्सपायरेशन। समझ में आ रहा है, जब ये रिलैक्स करेंगे तो होगा एक्सपायरेशन। अब रिलैक्स का मतलब क्या है, जब आप घर पे बैठ के सो जाते हो तो उसका मतलब क्या है, आप रिलैक्स कर रहे हो, तो उस टाइम आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। और आप जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, काम करोगे, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। वैसे इसमें हो रहा है, जब इंस्पायरेशन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? हाँ, इसके अंदर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल कौन सी होती है, रेक्टस एब्डोमिनिस, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर क्वेश्चन के अंदर फोर्सफुल नहीं लिखा तो आपको पैसिव लिखना है, लेकिन जब फोर्सफुल लिखना है ना, फोर्सफुल लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तब आपको देखना है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ में आ गई। अभी दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning। कई बार आपने सुबह देखा होगा कि जब सुबह सुबह पौधों के पास जाते हैं ना, तो उनकी लीफ पे कुछ बूंदे पड़ी रहती है पानी की, पानी की बूंदे पड़ी रहती है पेड़ की पत्तियों के ऊपर। अब कई लोग कहेंगे कि रात को बरसात हुई होगी इस वजह से हो जाती है, ऐसा नहीं होता, वो होती है गटेशन के कारण। इसके कारण होती है गटेशन के कारण। गटेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट है ना, सोइल से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स तक पहुंचा देते हैं, और वो पानी फिर ड्रॉप्स की फॉर्म में लीफ पे आके चिपक जाता है, और सुबह सुबह अपन को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखता है लीव्स पे। तो प्रोसेस क्या है, गटेशन। अब गटेशन किसकी वजह से होती है, गटेशन होती है रूट प्रेशर की वजह से। समझ में आ रहा है किसकी वजह से होती है गटेशन, गटेशन होती है रूट प्रेशर की वजह से। तो आंसर क्या जाएगा इसका, रूट प्रेशर। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, रूट प्रेशर किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर होता है ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। ये याद कर लेना, ये एनसीईआरटी की लाइन है सेम पिट्टो।
अब इसको मैं समझा सकता हूँ कैसे हो सकता है, अभी तो समझाता हूँ मैं एक बार। क्या होता है, पेड़ है, पेड़ के अंदर होता है टिश्यू जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना। और ये लीफ है। अब ये है जाइलम में एक सेल है, और ये रूट, ये क्या है, सोइल है। सोइल में क्या पड़े हैं, मिनरल्स पड़े हैं। क्या है, मिनरल्स। सोइल क्या है, मिनरल, सोइल में मिनरल ज्यादा है, किससे, जाइलम की सेल से। तो ये मिनरल्स कैसे जाएंगे इसमें, आपने पढ़ा होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से सोइल के अंदर मिनरल क्या रहते हैं, कम रहते हैं, और रूट सेल्स में ज्यादा रहते हैं। समझ में आ रही, कंसंट्रेशन वाइज। वैसे तो रूट के अंदर मिनरल बहुत ज्यादा है, लेकिन कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट पर लीटर या पर ग्राम या पर केजी। अब ये इतनी सारी सोइल में इतने से मिनरल है, तो ये क्या है, कम है। तो अब इनको रूट्स में जाना है, तो इसकी कंसंट्रेशन सोइल में कम है, किसकी, मिनरल की। सोइल के अंदर क्या है, मिनरल की कंसंट्रेशन कम है, और रूट्स में क्या है, ज्यादा है। अब क्या करेगा, मिनरल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट साइड मूव करेगा, कम से ज्यादा की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें किसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल का। जिस जाइलम की सेल है ये, इसके अंदर मिनरल्स आगे भर गए। अब मिनरल्स क्या है, सोल्यूट होते हैं। क्या है, मिनरल सोल्यूट। अब जैसे ही सोल्यूट इंक्रीज होंगे, यानी कि जाइलम की सेल में क्या इंक्रीज हो रहे हैं, मिनरल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब भी सोल्यूट इंक्रीज होता है ना सोलवेंट के अंदर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, तो क्या करेगा, पानी को खींचेगा अपनी तरफ, जाइलम। तो ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जाता है। इसके अंदर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और बाहर क्या है, वाटर सोल्यूट कम है, तो इसका क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो वाटर मूव करेगा अब यहाँ से यहाँ। तो पहले क्या हो रहा है, पहले तो रूट सेल्स के अंदर क्या जा रहा है, मिनरल जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, तो वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस। तो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रूट सेल्स में, एक्टिव प्रोसेस। और फिर बाद में जो पानी आ रहा है रूट्स के अंदर, वो क्या है, पैसिव प्रोसेस। क्यों, क्योंकि ये ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। क्योंकि सोल्यूट के आने से, यानी कि मिनरल क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट के आने से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से पानी वापस मूव करने लग जाएगा। फिर मूव करता करता पानी कहाँ चल जाएगा, लीव्स के अंदर चल जाएगा, और फिर ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाएगा। इसे कहते हैं गटेशन। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन कर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। G1 फेज की रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, गलत। रेप्लिकेशन किसमें होता है, एस फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज की कौन, सेल साइकिल की दो स्टेज होती है, कौन कौन सी, एक तो एम फेज और एक इंटरफेज। इंटरफेज के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट मतलब अलग अलग भाग होते हैं। G1 फेज, फिर G1 के बाद होता है G1 फेज, फिर एस फेज, फिर होता है G2 फेज, फिर होता है एम फेज। ये सेकंड पार्ट है सेल डिवीजन का। और इंटरफेज के चार पार्ट होते हैं, G1, G0, G1, S और G2। एस के अंदर होता है रेप्लिकेशन। समझ में आ रही है। और ये सेकंड क्या है,
सेकंड क्या लिखा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस जीवन के अंदर, ये भी गलत है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स किसमें होता है, एम फेज में। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सेम लाइन, सेम पिट्टो लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इंग्लिश वाली में, पुरानी एनसीईआरटी में, नई वाली में नहीं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रुप बट डज नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए, ये लाइन भी लिखी हुई है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, ये गलत है, ये भी एम फेज में होता है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। सब एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, तो एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है नीट के लिए। हर एक लाइन पे कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटी की, हर एक लाइन पे, तभी आपका सिलेक्शन होगा नीट में। और वो कमांड आती है लेक्चर देखने से और बार बार एनसीईआरटी को पढ़ने से। हर चैप्टर को कम से कम 10-15 बार पढ़ोगे ना, तब जाके समझ में आएगा हर एक लाइन का मतलब। और हर बार पढ़ोगे, हर बार हर लाइन नहीं लगेगी आपको, और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, चाहे कितनी ही दिमाग लगा के पढ़ लो, एक बार कम से कम 100-150 बार पढ़ोगे ना एनसीईआरटी का हर चैप्टर, तब जाके आपके नीट के अंदर 300 प्लस नंबर आएंगे। उसके साथ में फिर क्वेश्चन करने, वो भी जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। देखो यूरिन के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस में क्या क्या हो सकता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही, या इंसुलिन टिश्यू पे एक्ट नहीं कर पा रहा, यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी नीट यूजी के लेवल पे इतना ही पता होना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इंसुलिन क्या काम करता है, जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, उसको सेल में पहुंचाने का काम करता है क्या, इंसुलिन। अब ग्लूकोज है ना, ब्लड से सेल में नहीं जाएगी, क्योंकि इंसुलिन नहीं है डायबिटीज के पेशेंट में, तो ये क्या रहेगी, ब्लड में ही रहेगी। तो उससे क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहेगा। जब भी वो खाना खाएगा उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा ही नहीं रही, वो केवल ब्लड में ही घूम रही है। तो इसलिए डायबिटीज के पेशेंट का खाना खाए बाद शुगर क्या रहता है, हमेशा इंक्रीज रहता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अब जब ब्लड के अंदर ज्यादा रहेगा तो ब्लड ही फिल्टर होके क्या बनाता है, यूरिन। किडनी के अंदर ब्लड जाता है और वो फिल्टर होता है, फिर उससे क्या बनता है, यूरिन बनता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो यूरिन में भी ज्यादा होगी। यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। और क्या ज्यादा हो सकता है डायबिटीज के पेशेंट में, डायबिटीज के पेशेंट में और ज्यादा हो सकता है, जैसे मान लो डायबिटीज का पेशेंट खाना नहीं खा रहा, यानी कि या उसने इंसुलिन की डोज मिस कर दी। इंसुलिन की डोज का मतलब है डायबिटीज के पेशेंट के इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। अब उसने इंसुलिन की डोज मिस कर दी तो ग्लूकोज नहीं पहुंच रही सेल के पास। अब सेल क्या करता है, ग्लूकोज से क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी क्या है, एनर्जी होती है अपनी बॉडी के लिए। एटीपी के बिना अपन कुछ नहीं कर सकते, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए एटीपी चाहिए, हर चीज के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी एनर्जी होती है अपनी बॉडी के लिए। अब ग्लूकोज नहीं है तो एटीपी भी नहीं बनेगी, क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रही तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब अपनी बॉडी क्या करती है, फैट को तोड़ने लग जाती है। उससे क्या होता है, लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस होगा, उससे क्या बनती है, कीटोन बॉडीज। समझ में आ रहा है, तो कीटोन बॉडीज मिल सकती है किसमें, यूरिन में। क्योंकि कीटोन बॉडीज बन रही है तो वो यूरिन में जाएगी तो क्या होगा, कीटोन यूरिया। और कीटोन बॉडीज कहाँ मिल सकती है, नॉर्मल है पर्सन में भी मिल सकती है कीटोन बॉडी। कैसे, जैसे मान लो नॉर्मल पर्सन फास्टिंग कर रहा है, यानी अनशन पे बैठा है। जैसे कई लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, वो 15-20 दिन खाना नहीं खाते, तो उनकी क्या है, ग्लूकोज नहीं जा रही बॉडी में। ग्लूकोज नहीं जाएगी तो फिर उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो उनकी बॉडी में फैट होता है उसको क्या करेगी, उसको लाइपोलाइसिस करेगी बॉडी। लाइपोलाइसिस क्यों कर रही है, क्योंकि फैट को तोड़ के क्या मिलता है, फैटी एसिड्स मिलते हैं। फिर बॉडी क्या करती है, फैटी एसिड से एनर्जी फॉर्म करती है।
यानी कि अल्टरनेटिव पाथ पे चुन रही है बॉडी एनर्जी के लिए। पहले तो ग्लूकोज थी तो ग्लूकोज से एनर्जी बना रही थी, अब जब ग्लूकोज नहीं मिल रही बॉडी को तो वो फैट को तोड़ के फैटी एसिड बनाती है और फैटी एसिड से एटीपी का फॉर्मेशन करती है। अब जब फैटी एसिड बनता है तो उससे उसके साथ क्या बनती है, कीटोन बॉडीज भी बनती है। अब वो कीटोन बॉडीज कहाँ आएगी, जब आदमी फास्टिंग करता है तो वो आएगी यूरिन में। तो हमेशा जो लोग फास्टिंग करते हैं उनको कैसे पता लगा सकते हैं कि उन फास्टिंग सच में कर रहे हैं या पागल बना रहे हैं। उनका अपन क्या कर सकते हैं, यूरिन लेंगे और यूरिन का क्या कराएंगे, कीटोन बॉडी टेस्ट। अगर कीटोन बॉडी टेस्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि कीटोन बॉडी बहुत कम मात्रा में मिल रही है, इसका मतलब वो पागल बना रहा है, टेंट के पीछे जाके क्या कर रहा है, जूस वगैरह पी रहा है या रोटी वगैरह खा रहा है, वो पागल बना रहा है दुनिया को, वो अनशन नहीं कर रहा ढंग से। तो कीटोन बॉडीज मिल रही है, इसका मतलब वो क्या है, फास्टिंग कर रहा है, उसके अंदर फैट का ब्रेकडाउन होने लग गया। फैट का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट के पास ग्लूकोज नहीं है शरीर में, वो खाना नहीं खा रहा। तो बॉडी क्या करती है, फैट को तोड़ के फैट में से एनर्जी निकालती है। जब फैट टूटता है तो फैट से क्या बनती है, कीटोन बॉडीज। फिर वो कीटोन बॉडी ब्लड में आती है, फिर ब्लड से कहाँ जाती है, वो यूरिन में, तो कीटोन यूरिया होता है। जो पेशेंट ज्यादा फास्टिंग करते हैं उसके अंदर भी कीटोन यूरिया हो सकता है। और डायबिटीज के पेशेंट में तो वैसे ही होता है कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कीटोन यूरिया और ग्लाइकोसूरिया, थर्ड ऑप्शन जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया। रीनल कैल्कुलाई तो क्या होती है, रीनल कैल्कुलाई पथरी होती है। पथरी तो है ना, नॉन डायबिटीज के पेशेंट में भी मिल सकती है आपको। हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया सही है लेकिन रीनल कैल्कुलाई गलत है। यूरेमिया, यूरेमिया कई सारी जगह मिल सकता है आपको, जब लेकिन जरूरी नहीं है डायबिटीज के पेशेंट में मिलेगा आपको। कई सारी कंडीशन है जिसमें यूरिया मिल सकता है आपको। हिपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है उसके अंदर मिल सकता है, और बहुत सारे रीजन है यूरेमिया के। तो समझ में आ रही है। कई मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्बेंस होते हैं उसमें मिलता है, लेकिन डायबिटीज में भी मिलता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि डायबिटीज में ही मिले। डायबिटीज में क्या मिल सकता है, कीटोन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया दोनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।